दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी 20 साल से सत्ता में वापसी की तैयारी में लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास गद्दी बचाने की चुनौती है। दिल्ली चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिल्ली फतेह का क्या है उनका यहां पर तैयारी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दिल्ली की पॉलिटिक्स में 2020 का मैच हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं पिछले 5 साल के कामों का। आज मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। लेकिन आपको आज अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे वादे थे जो आपने 5 साल पहले किए थे। मेरा रिपोर्ट कार्ड ये स्कूल है, ये पेरेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये बच्चे हैं। मुझे हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, लेकिन हम कोई जुमले नहीं फेंक रहे। हम कह रहे हैं आके स्कूल देखिए और बताइए बाकी राज्यों में कहीं किसी पार्टी ने ऐसे स्कूल बनाए हों। अच्छा, पहले आप एक स्कूल की तस्वीर देख लीजिए। ये स्कूल की बिल्डिंग और ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल की नहीं लगेगी। जब आम लोग आते हैं, मुझे जैसे पत्रकार भी आते हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि वो सरकारी स्कूल के सामने खड़े हैं। और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर वो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे तो उन्हें भी नहीं लगेगा कि इस तरीके की सरकारी बिल्डिंग में उनके बच्चे पढ़ सकते हैं दिल्ली के अंदर। और सर आज दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नाम से तो सिर्फ 6 स्कूल हैं, क्योंकि ये नए बना के नए तरीके शुरू किए थे और ऐसे और बनाए हैं, लेकिन सैकड़ों स्कूल इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसी तरह की क्वालिटी पे खड़े हैं। सरकारी बिल्डिंग में उनके बच्चे पढ़ सकते हैं दिल्ली के अंदर। और सर आज दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नाम से तो सिर्फ 6 स्कूल हैं, क्योंकि ये नए बना के नए तरीके शुरू किए थे और ऐसे और बनाए हैं, लेकिन सैकड़ों स्कूल इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसी तरह की क्वालिटी पे खड़े हैं। सैकड़ों स्कूल। लेकिन जब आपने चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो आपने बहुत सारे स्कूल का वादा किया था, बहुत सारे कॉलेज का वादा किया था। कितना बड़ा वादा था? बड़ा वादा था और मुझे खुशी है कि उसमें से लगभग सब वादे आज पूरे हो गए हैं, जितने भी वादे किए थे। हमने कहा था हम स्कूल बनाएंगे, हमने आज 20,000 कमरे नए बना दिए हैं। वो 500 स्कूल से तो कहीं ज्यादा की कैपेसिटी हो चुकी है आज। हमने कॉलेज बोले थे 20, 17 नए कॉलेज बन चुके हैं। 2 नई यूनिवर्सिटी और हो गई है, मैं उसमें उनको नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो अभी शुरू नहीं हुई है, बिल पास हो गया उनका। तो इस तरह देखें तो 19 कॉलेज और यूनिवर्सिटी नए खुल गए हैं। बहुत सारे ITI और स्किल सेंटर बहुत खुले हैं। मनीष जी, आपने 500 स्कूल का वादा किया था, लेकिन जितने कमरे बने वो 20,000 के हैं। जो स्कूल आपने बनाए उनमें करीब 150 कमरे आते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो करीब 75,000 40-50 कमरे आते हैं। आप इसी स्कूल में भी देख लीजिए, प्रिंसिपल मैम बता देंगे आपको, मुझे लगता है 50-60 कमरे का स्कूल होता है। तो इस तरह से अल्टीमेट तो यह है कि बच्चों को पढ़ने की जगह मिलनी चाहिए, और वो जगह आज हमने बढ़ाई है। पहले एक कमरे में 150 बच्चे बैठते थे, एनरोल्ड थे। आज कम से कम 50-60 बच्चों तक वो रेशो आ गया। अभी हमें और नीचे लेके आना है, उसको 40 तक लेके आना है, 35 तक लेके आना है। एक बार कैमरा घूमेगा, आपको चारों तरफ लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ अपने बच्चे की जानकारी लेने आए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के तहत। हालांकि इसे भी लेकर राजनीति हुई और उस पर भी जवाब ले लेते हैं मनीष से। सर, इसे लेकर आपने आरोप लगाया कि डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं चाहते कि मीटिंग हो। अब डॉक्टर हर्षवर्धन या बीजेपी नहीं चाहती मीटिंग हो, वो उनकी हेडेक है। मेरी हेडेक है कि मेरे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स के बीच और टीचर्स के बीच बातचीत हो जाए। तो मैं वो करवा रहा हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन को जो कर रहे हैं उनको पीटीएम से लगता है। उनके साथ कुछ टीचर एसोसिएशन के लोग आए जिन्होंने कहा कि अभी ठंड ज्यादा है, इसलिए तो थोड़ी लेट कर ली। डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक अनुभवी नेता है, उनका सम्मान है, उनको देखना चाहिए था ना। अब ये पेरेंट्स अगर अपने टीचर्स से नहीं मिलेंगे तो इनका नुकसान क्यों करवाना चाहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन? चलिए आपको स्कूल दिखा देते हैं, क्योंकि ये वो स्कूल है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सके दिल्ली सरकार। इसके तहत ये ऐसे 6 स्कूल अभी तक दिल्ली के अंदर बनाए जा चुके हैं। जब आप अंदर दाखिल होते हैं स्कूल के अंदर, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के किसी आप कैंपस में पहुंच गए। सर, मैं अभी डाटा ले रहा था यहाँ से बच्चों का। इसमें सरकारी स्कूल से पढ़कर जो बच्चे आए उनकी संख्या बहुत कम है। प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे पढ़कर आए उनकी संख्या ज्यादा है। 80-20 का रेशो। सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के आज गवर्नमेंट स्कूल्स में ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आज दिल्ली के हजारों स्कूल्स में लगभग आपको हर स्कूल में ऐसा वातावरण मिलेगा जहां प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। मैं अभी उस बहस में जा ही नहीं रहा। मैं अभी नहीं चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट में डाल दें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बाहर बोला, एक कमरे में 150 बच्चे तक एनरोल्ड थे। 174 बच्चे एक स्कूल में पर क्लास एनरोल्ड थे, वो एक्सट्रीम था।
मैं चाहता हूं पहले उन बच्चों को नए कमरे बना के, नए स्कूल बना के पहले उनको एडजस्ट कर दो ठीक से, उसके बाद मैं कहूंगा कि अब और बना लिया हमने, अब नए उनको भी ला सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो भी आप ही के स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। सारे बच्चे हमारे ही हैं, दिल्ली के ही हैं। मैं एक समय पे चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स चाहें अपने बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में कर दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे तुलना बहुत ज्यादा नहीं है। हर स्कूल में आज प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को डाल रहे हैं। चलिए एक क्लास देख लेते हैं। सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे और टीचर क्लास में बैठी हैं, शायद टीचर मीटिंग ले रही हैं। आप सब लोग पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ आए, आप भी। कुछ अंतर बच्चे, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? नर्सरी ए में। नर्सरी ए में। कुछ जो उम्मीद के साथ आप यहाँ आई होंगी, वो उम्मीद पूरी हो रही है क्या? हाँ जी। मनीष जी, वो स्थिति कब आएगी जब आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के मंत्री या दूसरे राजनीतिक दलों के विधायक मंत्री सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे? हमारे बहुत सारे विधायक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अभी नए एडमिशन कराए हैं उनमें से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हम इस बहस में क्यों जाएं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी मेरे ही बच्चे हैं, तो उनको भी तो क्वालिटी एजुकेशन दें। हम इसी को बेंचमार्क क्यों बनाएं कि जब मंत्री का बेटा आएगा तो या उसका आएगा। मैं कहता हूं जब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना भी मेरा काम है। हालांकि हम स्कूल में हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सवाल भी है मनीष सिसोदिया जी से। आपके काम की तो बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, रिपोर्ट कार्ड, मेरे रिपोर्ट कार्ड में मेरे को आउट ऑफ 10 कितने मिलेंगे? साउंड बहुत तेज दी सर। लेकिन आपके जो विधायक हैं, आप लोग उनके काम से भी उतनी संतुष्ट है क्या? बेटा अभी बहुत पुराना है बेटा, आई हैव टू लीव आल्सो। नहीं, विधायक भी बहुत अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और विधायकों ने जमीन पे बहुत मेहनत करके केजरीवाल सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। जो ड्रीम्स थे केजरीवाल जी के, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, सीसीटीवी लगवाना हो, लाइट्स लगवाना हो, सड़कें बनवाना हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में डेवलपमेंट के काम कराना हो, ये सारे विधायकों के जरिए संभव हुए हैं। और उन्होंने बहुत शिद्दत किधर से, अच्छा हाँ, तो टिकट में बदलाव होगा क्या? जो पहले हालांकि बहुत सारे तो आपके विरोधी भी हो गए, वो पार्टी मिलकर तय करेगी। जब पार्टी में डिस्कशन होगा इस बात पे, जब पार्टी में डिस्कशन होगा वो उसमें तय होगा। अच्छा, अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर बहुत इशू उठ रहा है और आपने पहले कहा था कि भाई रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, तो कल भी रजिस्ट्री हो भी गई। नहीं, तो रजिस्ट्री तो बड़ी फ्रॉड है ना। आप लैंड यूज चेंज किए बिना कागजों में, सरकारी कागजों में लिखा हुआ है ये जमीन खेती की है, सरकारी कागजों में लिखा हुआ है ये जमीन सरकारी है, उस पर किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी की रजिस्ट्री का देने का नाटक आप कर रहे हो, तो वो तो कहीं रजिस्ट्री टिकेगी नहीं ना। कल कोर्ट में चला जाए उसके खिलाफ या कुछ हो तो वो नहीं। कल को कहीं एमसीडी कोई बुलडोजर लेके चल दे और आदमी कहे नहीं मेरे पास रजिस्ट्री है, तो एमसीडी के इंजीनियर कहेंगे आपके पास रजिस्ट्री रखो अपनी जगह, ये जमीन तो अभी खेती की जमीन पर आपने कॉलोनी बना रखी है। हम उनको यही तो कहते हैं लैंड यूज चेंज करो, लैंड यूज चेंज नहीं किया उन्होंने, तो ऐसे तो कोई भी कागज दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन केंद्र सरकार कह रही है पीएम उदय योजना के तहत ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो केंद्र सरकार अनाउंस करे। फिर उनको ये कहने में क्या दिक्कत है कि हमने लैंड यूज चेंज कर दिया? खुल के बोले कि हमने लैंड यूज चेंज कर दिया है। कल को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी एनजीटी, ये तो केंद्र सरकार या ये सब तो पहले सीलिंग के लिए भी कहते थे, मार्केट में सीलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, आज आई ना। आज से 15 साल बाद मकान नहीं गिराए जाएंगे, आज से 15 साल बाद मकानों को इस तरह से जैसे आज मार्केट की सीलिंग चल रही है वैसे सीलिंग नहीं होगी। इसकी केंद्र सरकार आज गारंटी दे, कागजों में लिखे, केंद्र सरकार की उसी रजिस्ट्री के पेपर में लिखा हुआ है कि जो भी लॉ होगा उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिर इस कागज का क्या मतलब है? तो एक अलग सवाल है, आपने पोस्टर भी लगवाया जिसमें मुबारकबाद दी है 7 बीजेपी के चेहरों को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। आप अपने विधायक तो बताते नहीं है कि कौन किसे टिकट मिलेगा, कौन किसे टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे इसकी चिंता आपको खूब है। नहीं, हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हमने पहले से घोषित कर रखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। डिसीजन लेंगे, आपके पोस्टर लगा है। नहीं तो हम सबको बधाई दे देते हैं, क्या दिक्कत है? सारे संभावित उम्मीदवारों को बधाई दे देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अभी बीजेपी बताएं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। मतलब आप चाहते हैं कि 2015 वाला मामला हो कि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा हो ही हो। हम ये कहना चाहते हैं कि ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा है, ना नेता है और ना उनका कोई फ्यूचर है, ना चेहरा है, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं है, उनके पास कोई नेता ही नहीं। लेकिन ये तो दूसरी उनकी अपनी रणनीति है कि वो नहीं उतारना चाहते आपके सामने चेहरा। हाँ, पर वो कमजोरी है ना उनकी। हम ये बता रहे हैं कि उनकी कमजोरी है, उनके पास में अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई लीडर ही नहीं है।
तो दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने दिल्ली की सियासत को ठंड में भी गर्मा दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही है। अब सवाल उठता है कि चुनाव से ठीक पहले सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से फायदा किसे होगा। नागरिकता की जंग से तय होगा दिल्ली का दंगा। नागरिकता कानून के पारित होने के बाद दिल्ली में उठी लपटें भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन चिंगारी अभी बाकी है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा पर भी दिल्ली की चुनावी राजनीति का रंग चढ़ने लगा है। इस मुद्दे को भी सियासी पार्टियां वोट बैंक के लिहाज से देख रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा गरमाया है। सीएए के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली में सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। इस समय मंडी हाउस से एक मार्च जो है वो कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी संख्या में इस विरोध में लोग जुड़े हुए हैं और जो इस विरोध में लोग हैं वो अलग अलग जनरेशंस के हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, इसमें और भी जो लोग हैं जो नागरिक हैं दिल्ली के वो भी इसमें जुड़े हुए हैं इस प्रदर्शन में। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इनके जो हाथ में जो पोस्टर्स हैं उसमें ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, नो टू एनआरसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया, सेव चेंज। आप देखिए हर जगह पे एक लंबी सी आपको जो है वो लाइन दिखाई दे रही है। जो रास्ता है ये मंडी हाउस से कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। आप देखिए किस तरह से लगातार जो लोग हैं आगे भी काफी बड़ी संख्या में लोग निकल चुके हैं। लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो सीए जो सरकार ने जो बिल लाया था और बाद में एक्ट बन गया था उसको खत्म किया जाए। वो जो है कहीं ना कहीं एंटी जो है पीपल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के लिए ये जो तमाम लोग हैं ये सड़कों पे उतरे हैं और लगातार इस तरह के प्रदर्शन हम जो है वो अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग तरीकों से जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गलत जानकारियां देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली की जनता इस सियासी साजिश को भी बखूबी समझ रही है। फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, सब उसके खिलाफ है, नहीं होगा। फायदा तो बस ये है कि जो गरीबों की मतलब जो मदद करेगा वही आना चाहिए, कांग्रेस आए चाहे आम आदमी आए। देखिए सरकार माने या ना माने लेकिन बोलना, आवाज उठाना तो हम लोगों का काम है ना। सरकार तो किसी की नहीं सुनती, सरकार के सामने लोग मर जाते हैं तब उनकी नहीं सुनती है। दिल्ली में हुई नागरिकता को लेकर ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है। हर सियासी पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को दोषी करार देने में जुटी है। दंगा फसाद नफरत की राजनीति में भाजपाइयों को एक्सपर्टीज है, तो भाजपा और कांग्रेस मिलकर यहाँ दिल्ली के अंदर नफरत फैलाने का काम और ये मिला जुला खेल इनका चल रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब यह सीएए या फिर मामले को भटकाने के लिए सीए से पहले उसके बाद एनआरसी लेके आए, उसके सीए था, सीए से पहले यह 370 लेकर के आए, 35A लेकर के आए, यह राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आए, यह पाकिस्तान करेंगे, मुसलमान करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली की लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक एक अहम फैक्टर है। जानकारों की माने तो मुस्लिम मतदाता लंबे अरसे तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा, लेकिन पिछले चुनावों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में शिफ्ट हुए। बीजेपी विरोध के नाम पर इस वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश हो रही है। बीजेपी जब से आई है, आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है कोई ना कोई एक ऐसा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आते हैं और वोट को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। सीए को लेकर मैं समझता हूं कि मुसलमान ही सिर्फ सड़कों पर नहीं है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जितने भी लोग हैं सबके सब सड़कों पर हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो संविधान के खिलाफ है। इस समय दिल्ली के साथ जो छल हुआ है उसको दिल्ली की जनता समझ रही है। जो लोग ये समझते हैं कि ऐड के बल पे
और जनता के पैसे का दुरुपयोग करके हम अपना चेहरा साफ कर सकते हैं, दागों को छुपा सकते हैं, वो इसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासी फायदे के लिए बांटने की राजनीति होगी, दिल्ली को जलाने की साजिश रची जाएगी? सवाल उछल रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं। दोहरीकरण कौन कर रहा है सबको पता है। वहाँ पर किसके विधायक ने खड़े होकर कहा कि आपको कल से बुर्का पहनना बंद हो जाएगा, आपकी दाढ़ी काट दी जाएगी? किसने बोला? हमने तो नहीं बोला, आम आदमी पार्टी के विधायक ने बोला। अब वो लोग बताएं जो जामिया में दंगा करा रहे थे, या जामिया में जिनके लोग जाकर दंगा, इनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के यूथ के नेता जामिया में जाकर खुद दंगा कर रहे थे, तो जवाब तो उनको देना है। दोहरीकरण वो कर रहे, हम नहीं कर रहे। हमने तो सीधी बात और की है कि दिल्ली के अंदर शांति रहे, शांति बहाल रहे, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर सियासी पार्टी ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। कोई शक नहीं कि नागरिकता कानून इस बार की बिसात में एक अहम मोहरा है। लेकिन छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नागरिकता कानून से लेकर दिल्ली के विरोधियों की सियासत पर इंडिया न्यूज के साथ खुलकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा है कि बीजेपी के सामने वो कहीं नहीं टिकती। बीजेपी का प्लान बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित दुबे। मनोज जी, आपकी दिल्ली के भीतर पूर्वांचल के मतदाता काफी संख्या में और आपकी इमेज काफी अच्छी है पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच में। आपको लगता है कि चुनाव में इसका फायदा होगा बीजेपी को? नहीं, निश्चित फायदा होगा। देखिए, इस समय दिल्ली के साथ जो छल हुआ है उसको दिल्ली की जनता समझ रही है। जो लोग ये समझते हैं कि ऐड के बल पे और जनता के पैसे का दुरुपयोग करके हम अपना चेहरा साफ कर सकते हैं, दागों को छुपा सकते हैं, वो इसमें सफल नहीं होंगे। और इसमें मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल के लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, मेहनती होते हैं, श्रमिक होते हैं और वो मेहनत से घबराते नहीं। लेकिन हमने तो बिना इसके भेदभाव के पूरी दिल्ली को एक धागे में पिरोने की कोशिश की है और वो अच्छी तरह से पिरोया हूं। हमारा ये तीसरा चुनाव है, हम 2 चुनाव भी बड़े अंतरों से जीते हैं। दिल्ली ने हमें जो प्यार दिया है मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपकी टक्कर आम आदमी पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी 20 साल बाद शीला दीक्षित के बिना चुनाव में उतरेगी, क्या इसका फायदा होगा बीजेपी को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी टक्कर में है। जो लोग 58 महीना सोए रहे और चुनाव में तीर्थ यात्रा कराने लगे और सीए के नाम पे तीर्थ यात्रियों को, बसों को जलाने लगे, ऐसे लोगों को दिल्ली क्यों? देखिए, पिछला चुनाव का रिजल्ट क्या था? कांग्रेस दूसरे स्थान पे है, आम आदमी पार्टी तो जमानतें जब्त है उसकी। तो फिर ये कौन बीच में शोध आ गया जो बता रहा है कि वो नंबर 2 पे है? नहीं है। शीला दीक्षित के ना रहने का फायदा होगा बीजेपी को चुनाव में? देखिए, शीला दीक्षित जी अब संसार में नहीं है और शीला दीक्षित जी थी तो कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस बेहतर पोजीशन में तो परफॉर्म किया है। अब हम उसको क्यों नकारें? जब कांग्रेस सेकेंड स्थान पे है तो हम कौन होते हैं जनता का अनादर करने वाले? जनता नहीं तो उनको सेकेंड नंबर पे रखा। एक सवाल ये भी है सर, सीए के आने, लेकिन देखिए, एक बात का दुख है मुझे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन कांग्रेस देखो कितनी मतलबी पार्टी है। शीला दीक्षित जी 15 साल तक यहाँ की मुख्यमंत्री रही और उन्होंने कई काम ऐसे किए जो आज भी आपको याद आएंगे। लेकिन शीला दीक्षित जी चली गई, शीला दीक्षित जी की एक मूर्ति तक नहीं लग पाई। कांग्रेस की इससे ज्यादा अपने, सिर्फ अपना देखो, दूसरे का मत देखो। तो कम से कम जिसने 15 साल प्रदेश की सेवा की हो, अब वो क्या उसका, उनकी मूर्ति अब फिर हम लोगों को, बीजेपी वालों को बनवाना पड़ेगा? हम इसमें विचार कर लेंगे। आखिरी सवाल है सर, सीए के बाद ये माना जा रहा है कि मुस्लिम मतों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में घमासान मची है। क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? मुस्लिम मतों को लेकर दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं। देखिए, हम हिंसा करके फायदा
हिंसा के खिलाफ हम खड़े हैं। और ये जरूर है कि मुस्लिम वोटों को वोट बैंक समझती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। इन्होंने कभी मुस्लिम समाज का भला नहीं करना चाहा। भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक हटाई, महिलाओं को इतनी बड़ी राहत दी, और मेरा मानिए तो अब मुसलमान हमें भी वोट देगा। सबका साथ सबका विकास सफल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। कैमरामैन अवस्थी के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त से ब्रेक का है।